नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अंसारी और आप देख रहे हैं बीजेपी का डबल धमाका। यानी हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी ने धमाकेदार जीत दर्ज करके सरकार बनाने की दावेदारी अब बीजेपी पेश करेगी। बहरहाल धमाकेदार दिवाली के मौके पर बीजेपी ने इन दोनों राज्यों में धमाकेदार जीत दर्ज की है और इस बात को एस्टेब्लिश रखा है कि नरेंद्र मोदी का जो जादू है, मोदी मैजिक, अभी काम कर रहा है। और महाराष्ट्र और हरियाणा के नतीजे इस बात का सबूत है। एक नज़र डालेंगे फाइनल जो टैली है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक। अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में बीजेपी को 123 सीटें मिली हैं और शिवसेना को 62 सीटों पर जीत मिली है। वहीं एनसीपी और कांग्रेस दोनों 41 सीटों पर सिमट के रह गई हैं। बाकी अन्यों में हम बात करें तो 3 सीटें एमआईएम ने जीती हैं और 1 सीट एमएनएस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने जीती है। और बाकी जो बची सीटें हैं उसमें बाकी और दूसरी छोटी पार्टियां हैं जिनके डिटेल अभी आनी बाकी है। हरियाणा की हम बात करें तो हरियाणा में 47 सीटों पर कांग्रेस ने बीजेपी ने जीत दर्ज की है और इस तरह से पूर्ण बहुमत बीजेपी को हरियाणा में मिला है। पहली बार अपने दम पर बीजेपी की सरकार हरियाणा में बनेगी। 19 सीटों पर आईएनएलडी को जीत मिली है और 15 सीटों पर कांग्रेस सिमट कर रह गई है। 2 सीटें हरियाणा जनहित कांग्रेस के खाते में गई हैं, जबकि 7 सीटों पर बाकी सब निर्दलीय और दूसरी छोटी पार्टियों का कब्जा हुआ है। तो ये एक कह सकते हैं कि दोनों राज्यों में बीजेपी को धमाकेदार जीत मिली है। इसलिए हमने कहा दिवाली के मौके पर इसे बीजेपी का डबल धमाका कहा जा सकता है। हमारे साथ इस सिनेरियो पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी के नेता और राष्ट्रीय सहयोग सेल के को कन्वीनर चंद्रशेखर राय और वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक मामलों के जानकार राजनीतिक विश्लेषक राकेश पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। और जल्द ही सुदेश वर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे जिन्होंने जो कि पत्रकार भी हैं और एक किताब नरेंद्र मोदी द गेम चेंजर के लेखक भी हैं, जल्दी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं राकेश पांडे जी से आना चाहूँगा। पांडे जी, किस तरह से इस बीजेपी के डबल धमाके को आप देखते हैं? नहीं, ये निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी परीक्षा थी मोदी की। जिस प्रकार के लोकसभा के चुनावों में एक मोदी लहर थी, क्या वो मोदी लहर अब तक कायम थी कि नहीं कायम थी, ये इस बात की एक परीक्षा थी। और मुझे लगता है कि जो अपने हरियाणा है वहाँ तो इनको पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन महाराष्ट्र की तरफ अगर चलते हैं तो महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं कि उनको पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिला है। तो एक समय पर जिस प्रकार मोदी जी ने तो अपने उसको देखते शिवसेना की कोई भी आलोचना नहीं की, बिल्कुल बहुत एक सहज स्वभाव से अपनी बातें कही। और वहीं पर उद्धव ठाकरे ने मोदी जी की चर्चा अजमल खां तक से कर दी। अब प्रश्न ये है, क्या शिवाजी की और अजमल खां की सरकार बनेगी? जिस प्रकार एक अजमल खां कह दिया, तो क्या अब जो भविष्य में जितनी तलाशा जा रहा है, जो संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, उसी इतिहास की तरफ देखना होगा। तो क्या आज जो है वर्तमान में इस 16वीं शताब्दी से आज 21वीं शताब्दी में क्या शिवाजी की और अजमल खां की सरकार बनेगी? तो ये जो मर्यादाएं टूटी हैं, जिस प्रकार भाजपा आज कुछ तनी हुई दिख रही है अब चुनाव परिणाम आने के बाद, और उतना ही उद्धव ठाकरे कुछ नरम दिख रहे हैं। और दूसरी जो मजेदार बात ये दिख रही है कि बिना मांगे एनसीपी कह रही है कि मेरा समर्थन ले लीजिए। तो राजनीति में जिस प्रकार का एक तात्कालिक परिवर्तन दिख रहा है, अवसरवादिता दिख रही है, ये एक मतलब आज की राजनीति में बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि सिद्धांत नहीं कहीं पर। वही शिवसेना जो कल अजमल खां कह रही थी, आज वो बिल्कुल। और अच्छा, दूसरी रणनीति देखिए, केंद्र सरकार में ना भाजपा ने शिवसेना को हटाया, उनके मंत्री बने हुए हैं, और दूसरा नगर पालिका में कोई समर्थन वापस नहीं लिया। और आज उसी बात का श्रेय आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके भाजपा के ले रहे हैं। तो अब जो आगे संभावना है वो साफ साफ यही दिखती है कि मिलजुल कर अजमल खां और शिवसेना अपने शिवजी महाराज की सरकार बन जाएगी। बहुत सही आपने तुलना की कि अजमल खां और शिवाजी की सरकार बनेगी, छत्रपति शिवाजी की सरकार बनेगी। चंद्रशेखर जी, किस तरह से जो राकेश पांडे जी ने विश्लेषण किया कि मामला उसी तरफ बढ़ेगा? राकेश पांडे जी जो बात कह रहे हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी शिवसेना के संग कोई ऐसी काम नहीं किया जिससे कि उनको तकलीफ। शिवसेना ने तो किया ना। मैं पूरी बात कह रहा हूँ, जिन परिस्थितियों में ये गठबंधन टूटा, या आप ये कहिए कि समय का तकाजा ऐसा था कि लास्ट मोमेंट पे तोड़ना पड़ा। और भारतीय जनता पार्टी कभी भी शिवसेना से अलग नहीं होना चाहती थी। चाहे चुनाव की घोषणा हो गई, चाहे गठबंधन टूट गया, उसके बाद भी मर्यादा को रखा उन्होंने।
और मर्यादा रखने के बाद उन्होंने इस तरीके से बात किया, चाहे क्योंकि केंद्र न तो केंद्र के गठबंधन को हमने तोड़ा, न नगर पालिका महापालिका में जो जिस तरह से हमारा गठबंधन था, क्योंकि ये गठबंधन एक दिन का नहीं है, ये 25 सालों का गठबंधन था। भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत और मैच्योर पार्टी है। बाला साहब ठाकरे जी के निधन के बाद जिस तरह से कमान उद्धव जी ने संभाली, उद्धव जी के कमान संभालने के बाद कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि उद्धव जी में वो परिपक्वता नहीं थी जो माननीय बाला साहब ठाकरे में थी। आप उसी का ये निर्णय देख रहे हैं कि जिस तरह से उत्साहित थे और जिस तरह से ये गठबंधन टूटने के बाद हमारी भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से व्यवहार रहा, उसको नकारते हुए शिवसेना ने न केवल सामना में लिखा बल्कि उनके नेताओं ने समय समय पर इस तरह की भाषा का प्रयोग किया, जिससे पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के बाद में जब कहा तो आहत है उनका कार्यकर्ता। लेकिन बावजूद इसके हमारी पार्टी ने इस बात को लेकर के मजबूती से पकड़ बना के रखी कि नहीं, हम लोगों को इस विषय में नहीं कहना है, क्योंकि हम लोगों को लगता यह है कि जिसके संग संबंध इतने लंबे समय से चले हों उसको केवल एक व्यक्ति के कह देने से ये संबंध तोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं है। दूसरा बात, जो हरियाणा की बात है, आपने हरियाणा में देखा होगा, वहां भी जो गठबंधन टूटने की अगर बात की जाती है तो वहां निर्णय एक तय हो गया था कि अब जो वहां पर हरियाणा हज का जो है कुलदीप बिश्नोई जी की जो पार्टी है, वो जिस तरह से वहां व्यवहार कर रही थी, उनका कहना वो चैप्टर तो मेरे ख्याल में क्लोज हो गया। हम बात करें से महाराष्ट्र में जो चल रहा था, तो महाराष्ट्र तो अब निर्णय आ रहा है थोड़ी देर के अंदर। लेकिन अभी आपके पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग मेरे ख्याल में चल रही बीजेपी की, उसमें शायद डिसाइड होगा कि हम सरकार बनाने के लिए जो अजमल खां और शिवाजी जी की जोड़ी की ये बात कर रहे हैं, हम तो मानते नहीं है कभी कि वो उन्होंने कहा और हम उसको अजमल खां अपने आप को मान लें। ऐसा उन्होंने कहा है तो उसका स्पष्टीकरण देंगे। मेरे को ऐसा लगता है कि जो बातें ऐसी होती हैं तो राजनीति में कई बार आवेश में आकर के चुनाव के समय में, प्रतिक्रिया समय में ऐसी चीजें हो जाती हैं, और मुझे ऐसा व्यक्तिगत रूप से लगता है उसका देने। और इसमें उद्धव ठाकरे जी को लग रहा होगा कि वो बातें जो उन्होंने कही अभी थोड़ी देर पहले केवल हमको नुकसान के लिए नहीं, जितना नुकसान शिवसेना को उन चीजों से उनको अपने लिए हुआ है उसकी वो लोग समीक्षा कर रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि इनसे उनको नुकसान ज्यादा हुआ है। पहले शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे बोल रहे थे और उनको सुना जा रहा था, जिन्होंने कहा था कि भाई अगर हम मान लीजिए समर्थन दे भी दे तो हमारे समर्थन को हो सकता है बीजेपी ना ले, या नहीं, ऐसा नहीं। उनका ये कहना है कि अगर समर्थन मांगेगी तो हम उस पर विचार करेंगे। अभी तो पार्लियामेंट्री बोर्ड में ये चर्चा हो रही है, चर्चा एक बार बाहर आ जाए, क्योंकि हम लोग सब भी इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर, वो निर्णय एक बार बाहर आए तो समझ में आता है कि क्या चीज़ हो पा रहा है। तो सुदेश वर्मा जी, किस तरह से आप देखते हैं कि अब महाराष्ट्र में जो है नतीजे बिल्कुल साफ है कि बीजेपी को ज़रूरत है, और वो किसका समर्थन लेती है। एक तरफ एनसीपी ने बिना शर्त समर्थन देने की बात कही है, दूसरी तरफ शिवसेना ने कहा है कि सब अगर हमें से समर्थन मांगेंगे तो हम समर्थन पे विचार करेंगे। जब उनसे पूछा गया कि भाई आप समर्थन क्यों नहीं दे देते, उन्होंने कहा कि हम समर्थन दे भी दें और बीजेपी ना ले तो उसका क्या फ़ायदा होगा। लेकिन वहीं उद्धव ठाकरे कहते थे अब हमें विपक्ष में बैठना मंजूर नहीं है। तो क्या लग रहा है, मतलब वो समर्थन देना भी चाहते हैं लेकिन वो बड़े बढ़ के देना चाहते हैं कि बीजेपी उनके साथ जो है वो रिक्वेस्ट करे, याचना करे समर्थन के लिए। देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी समर्थन लेने के लिए भी तैयार है और शिवसेना देने के लिए भी तैयार है जी। इशू है कि आइस को कौन ब्रेक करे। देखिए, शिवसेना ने खुद ही अपने आप को इतना कॉर्नर कर लिया। राजनीति में बोलते हैं कि कम से कम एक संबंध तो रखो जिससे कि बात कर सको, उन्होंने उसको भी बंद कर दिया। जिसकी बात चंद्रशेखर जी बता रहे थे कि उन्होंने माने मोदी जी के माँ बाप तक आप पहुँच गए। ये क्या मतलब, इतना वैमनस्य क्यों, जबकि मोदी जी ने अपने दायरे में अपने आप को रखा। उन्होंने बाला साहब ठाकरे का कभी बुराई नहीं किया और अटैक जो है एनसीपी और कांग्रेस को रखा, क्योंकि एनसीपी और कांग्रेस सरकार में थी तो अटैक एनसीपी कांग्रेस पर इनका भी रहना चाहिए था। लेकिन कहीं इन्होंने संतुलन अपना खो दिया और उसके बाद मोदी जी पर अटैक किया। तो अब सिचुएशन ऐसा हो गया है कि ये कैसे साथ में आए, क्योंकि देखिए तुरंत सरकार नहीं बनेगी, थोड़ा 2-3 दिन का समय चाहिए जिससे कि बीजेपी और शिवसेना बैठ के अलायंस टॉक्स करे और एजेंडा फॉर गवर्नेंस में आए। एजेंडा फॉर गवर्नेंस बहुत जरूरी है क्योंकि यही शिवसेना किसी भी इशू पर सरकार को गिरा भी सकती है, फिर आप क्या एनसीपी पर डिपेंडेंट होंगे। तो जरूरी यह है कि एजेंडा फॉर, क्योंकि वो भी गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, बीजेपी भी गवर्नेंस की बात कर रही है, और उसके बाद चूंकि आंकड़ा ऐसा है कि नेचुरली मुख्यमंत्री इनका होगा तो शिवसेना को एक पॉलिटिकल पैकेज क्या मिलेगा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए। क्योंकि मैं मानता हूं कि बीजेपी बड़ी पार्टी है तो बीजेपी का ये धर्म बनता है कि शिवसेना को इज्जत के साथ बुलाए, लेकिन शिवसेना ने जो गलती की है
उस गलती का क्या? उस गलती के लिए शिवसेना को क्या पश्चाताप करना चाहिए, क्या रिग्रेट करना चाहिए? बिल्कुल, कम से कम ये बात, क्योंकि बीजेपी से तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बड़ा है और बड़ा भाई को ठीक है, छोटे भाई को मनाना, चलिए मना लेगा बीजेपी। लेकिन आपने जो गलती की, सबके सामने पब्लिकली जो गाली दिया, और उसके उस चेहरे को गाली दिया जिस चेहरे को बीजेपी, सबसे बड़ा चेहरा है आज बीजेपी का, और जिस पर बीजेपी नहीं, बाहर के लोग भी बहुत आस्था रखते हैं कि वो गवर्नेंस को डिलीवर करेंगे, उस आदमी पर क्वेश्चन मार्क आपने लगाया। तो कुछ तो करोगे, सिर्फ आप सत्ता में देखिए आना ही है, दोनों को नेचुरल एलाइज है, आपको भी पता है, ये सिर्फ कैसे आना है उस पर बात है। तो यहाँ बीजेपी का जो मार्गदर्शक मंडल इन्होंने बनाया था, उसका रोल अब मुझे दिखता है, क्योंकि अडवाणी जी की बात शिवसेना वाले लोग भी मानते हैं, और अडवाणी जी को भी पता है कि आहत हुए हैं अमित शाह, आहत हुए हैं नरेंद्र मोदी, और इसीलिए आप देखे होंगे कि नितिन गडकरी भी बहुत भोकल होकर एग्रेसिव तरीके से शिवसेना के खिलाफ जा रहे थे, उनके बहुत अच्छे रिलेशन रहे उसके बाद भी। तो इन सब मुद्दों को समझते हुए नज़दीकी लाना पड़ेगा, आइस को ब्रेक करना पड़ेगा, और किसी एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो शिवसेना को समझा सके और वहां से कोई रिग्रेट आए कि नहीं गलती हुआ, और हम साथ साथ काम करेंगे। दोनों का एजेंडा एक है, और मुझे लगता है कि बीजेपी को बड़े दिल का होना चाहिए, नरेंद्र मोदी को बड़े दिल का होना चाहिए, लेकिन ये छोटा सा जो एक टिस होता है ना इस रिश्ते में, उस टिस को शिवसेना को ही दूर करना पड़ेगा। और उसको टीस को शिवसेना को दूर करना पड़ेगा। राकेश पांडे, हाथों हाथ चर्चा करेंगे जो कांग्रेस की जो दुर्गति कहेंगे कि 40-42 सीटों पर सिमट गई हैं, और एनसीपी लगभग दोनों बराबर सीटों पर हैं, तो क्या वजह मानते हैं कि? मुझे तो लगता है कि देखिए, कांग्रेस ने लड़ना ही छोड़ दिया है। इसमें बहुत स्पष्ट दिख रहा है। लोकसभा चुनाव में जो हम लोग बात करते थे कि अब इसमें आप देखिए, मोदी जी प्रधानमंत्री होते हुए शायद 33 से 31 सभाएं की हैं उन्होंने महाराष्ट्र में, और राहुल गांधी केवल 6 हुई हैं, जबकि राहुल गांधी कहीं की सत्ता के किसी अंग नहीं है, ना उतने व्यस्तता है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस इन चुनावों में, चाहे हरियाणा हो चाहे महाराष्ट्र हो, जो उनके एक लीडरशिप होनी चाहिए थी उनकी, जो उनके सलाहकार होने चाहिए थे, जो इनके, अब आप, मैं उत्तर प्रदेश से संबंध रखता हूँ, देखता हूँ हमारे यहाँ के तमाम संघ के बीजेपी के नेताओं ने इन प्रदेशों में, चाहे हरियाणा हो महाराष्ट्र हो, कैंप किया, महीनों से पड़े हुए हैं, उत्तर भारतीयों को वोट को बिल्कुल प्रेरित कर रहे हैं। उसके विपरीत जो है आपके जो कांग्रेस के नेता थे, उस संख्या में, उस बल में बिल्कुल इन प्रदेशों में नहीं थे। तो ये बहुत बड़ी मुझे कमी दिखती है कि जिस अग्रेसिव होकर, जिस एक कहते हैं लड़ने के लिए एक मन चाहिए, इच्छा चाहिए, तो इच्छा भी लड़ने की नहीं दिख रही थी इनकी। मात्र 10 रैली इन्होंने एड्रेस किया है, 4 राहुल गांधी है, 6 सोनिया गांधी, बस महाराष्ट्र में। जी 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 जी। तो जो आपने बात की कि साहब यूपी के तमाम नेता वहाँ पड़े हुए थे, और जो यूपी बिहार के वहाँ वोटर हैं, भारतीय को वोट, चूंकि बहुत महत्वपूर्ण वोट है वहाँ पर, तो इन नेताओं को कांग्रेस में कहीं से इनकी ड्यूटी लगती जाने के लिए, या खुद जाना चाहिए? कमी कहाँ है? क्या मतलब कुल मिलाकर के पॉल मैनेजमेंट कांग्रेस का उस तरह का नहीं था कि हम लड़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, खुला मैदान छोड़ दिया। चाहे कोई पार्टी हो, जैसे आप बैठे, ये एक वर्कर भी स्वेच्छा से जाते हैं, मतलब जैसे चुनाव हो रहा है, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाते हैं, मुझे काम बताइए। आप बॉम्बे में गया था तो 20-25 दिन पहले, मतलब एक जैसे नेता लड़ तो रहे हैं, लेकिन नेता भी जीत के प्रति आश्वस्त नहीं दिख रहे थे। जो वहाँ का कार्य, जैसे टैक्सी वाले थे, बॉम्बे में आप जाएंगे, उतरेंगे जैसे एयरपोर्ट से, रेलवे से, तो आपका सबसे पहला सामना होगा वहाँ के ऑटो वालों से, रिक्शे वालों से, और लगभग सभी जो है उत्तर प्रदेश बिहार के हैं। तो उनसे आप बात करते हैं। इस बार बात करने में सीधे लोग बात कहते थे, जैसे कृपा शंकर सिंह का बहुत एक बड़ा रोल था उत्तर भारतीयों के बीच में कांग्रेस में होने के नाते, लेकिन इस बार सब लोग कहते थे कि भैया पहले ही बता दें कि भैया उनका वोट नहीं देखा है, मतलब बीजेपी। तो एक जो एक छोटा वर्कर जो था, अच्छा, जो लोग उनके क्षेत्रों से आ रहे थे, उन लोगों ने भी लोगों को बिल्कुल प्रभावित किया कि इस बार आपको वोट जो है वो बीजेपी को देना है, शिवसेना को नहीं। अच्छा, दूसरा एक हम लोग चर्चा छोड़ दे रहे हैं राज ठाकरे की। आप राज ठाकरे को देखिए, चुनाव से पहले जिस प्रकार की एक उनका बड़बोलापन ही कहेंगे, इस पर तमाम चैनलों पर आकर वो बोल रहे थे महाराष्ट्र के बारे में, वो बिल्कुल कहीं नहीं नकार दिया। उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे इसी में। चंद्रशेखर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं इस तरफ कहना चाह रहा था कि कांग्रेस को मालूम था कि उन्होंने 10 और 15 सालों में क्या कर्म किए हैं, और जो चीज़ बोई है उनको काटना दिखाई दे रहा था, चाहे वो राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, या कांग्रेस का कोई बड़ा नेता हो। आप अगर ध्यान करें तो जिस दिन वोटिंग हो रही थी, उस दिन सीएम महाराष्ट्र का एक इंटरव्यू आया टेलीग्राफ के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी बहुत सारी मजबूरियां थी, अगर मैं खिलाफ कार्रवाई करता चौहान साहब के या जो इसमें लिप्त थे, तो सरकार गिर जाती, कांग्रेस टूट जाती। तो कहीं ना कहीं जब एक कांग्रेस का सीएम ये बात को कह रहा है और ये मान रहा है इस बात को, तो ये एक बड़ी घटना है। और जैसा कि पांडे जी ने कहा कि ये लंबे समय से वो इस चीज को मान चुके थे, को डिफेंड भी किया। बिल्कुल, उन्होंने माना कि ये करप्शन था और मेरी मजबूरी थी।
तो केवल राज्य सरकारें नहीं, केंद्र द्वारा किया गया करप्शन जो पूरे देश भर में किया गया और राज्यों में जो करप्शन हुआ उस पर पूरा हाथ दिया, उसका कहीं ना कहीं खामियाजा जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां उठाई जा रही है, वहाँ उठाए जा रहे हैं। कुमार राकेश जी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। कुमार जी, जो बात अभी चंद्रशेखर जी ने कही या पांडे जी ने भी एक बात कही, उसे हम किस तरह से, आप किस तरह से उसको देखते हैं? देखिए, जो हरियाणा का जो विश्लेषण है और महाराष्ट्र का विश्लेषण है, दोनों कमोवेश एक ही धरातल पे है आज की तारीख में। जिस तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ इन्होंने एकल चुनाव लड़े, अलग अलग चुनाव लड़े, उसका एक फ़ायदा है। लेकिन जो वोट परसेंटेज देखें 26% और 18% का मामला है। यदि एनसीपी, हम लोग भी चर्चा कर रहे थे पिछले सत्र में, और कांग्रेस साथ लड़ती तो हो सकता था कि वो दोनों जीत जाती। जो वोट प्रतिशत जो आंकड़े सामने आ रहे हैं अभी उसके आधार पर देखें, लेकिन उसमें जिस तरह से अभी जो पांडे जी बता रहे थे राज ठाकरे वाली बात, हम लोग पिछले डिस्कस भी कर चुके थे कि जो राज ठाकरे का जिस तरह सफाया हुआ है, एक शुभ संकेत है भारतीय राजनीति के लिए कि आप जो अलगाववाद की बात या उग्रवाद की बात करें या क्षेत्रवाद की बात करें, और जो अतिरेक है, जो एक कट्टरपन है, देश कट्टरपन नहीं चाहता। देश में किसी तरह का कठमुल्लापन और कट्टरपन नहीं चलने वाला है, चूंकि देश जाग चुका है। जो युवा हमारा 65% जो युवा मतदाता है देश की आबादी में, उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका है और सभी दलों को उनकी भूमिका को समझना पड़ेगा, समझना चाहिए। जहाँ तक कि महाराष्ट्र की बात है, महाराष्ट्र में कांग्रेस की जो स्थिति है, आप 44 की बात कर रहे थे, 42 पे आकर अटक गया, तो 44 का फार्मूला जो आप सोच रहे थे वो भी नहीं चला पार्लियामेंट के हिसाब से उसमें वो लोग चर्चा कर रहे थे। फिर बात आती है शिवसेना की। शिवसेना एक अपने जो उनको एक्सपेक्टेशन था उसमें कमोबेश बहुत कम है, और जो एनसीपी का जो एक तरह समर्थन चल करके आया है, ये एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है भारतीय राजनीति के लिए। भले उस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या कहती है उनका अलग मामला है, लेकिन एनसीपी जिस तरह समर्थन के लिए आगे आई है तो लगता है राष्ट्रवाद जो है प्रखर मुद्दा नंबर 1। नंबर 2 की जो हरियाणा की बात है, हरियाणा में परिवारवाद और क्षेत्रवाद, मतलब एक रोहतक के आसपास कहते हैं उसे मुख्यमंत्री सचिवालय सिमट सा गया था। उसके अलावा जो कुलदीप बिश्नोई का जो मसला हुआ, जैसा कि अमित शाह ने बोला, उस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल महाराष्ट्र पर हम मैं थोड़ा मनसे की जो बात उस पर आप जाएं, उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, बीजेपी की जीत आइडियोलॉजिकली भी हुई है। कैसे शिवसेना ने बीजेपी को चैलेंज किया था, आपको याद है, ये बोला था कि कोई मोदी वेव यहाँ नहीं था, जिस तरह बिल्कुल ये बात उद्धव ठाकरे ने अलायंस टूटी तो बीजेपी ने सिद्ध कर दिया कि मोदी वेव क्या होता है। लेकिन आपके बात में जोड़ना चाहूंगा सुदेश जी कि पहले भी इस बात पे चर्चा होती रही कि शिवसेना और भाजपा की, जब पिछली बार पिछले 15 वर्षों में शिवसेना ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ी, कम सीटें हासिल की, बीजेपी कम सीटों पे चुनाव लड़ी, ज्यादा सीटें हासिल। इस बार इंडिपेंडेंटली जो एकल अपने स्वतंत्र लड़ करके बीजेपी ने साबित किया कि वास्तव में बीजेपी का प्रभाव महाराष्ट्र में ज्यादा है, शिवसेना के कुछ पॉकेट्स में साबित हो गया। दूसरा पॉइंट पहला पॉइंट वो था, दूसरा पॉइंट ये था कि ज्यादा सीटें लड़ेंगे और जीतेंगे। बीजेपी ने वो साबित कर दिया कि हम तुमसे डबल जीत गए। तीसरा जो बीजेपी ने साबित किया, बड़ा इंपॉर्टेंट, कि मुख्यमंत्री हमारा होना चाहिए। पहले ये बोल रहे थे मुख्यमंत्री को प्रोजेक्ट में, उसी में झगड़ा हो रहा था, झगड़ा वही था। ये तीनों मुद्दे पर देखिए, जो इंडियन इलेक्शंस है ना, आप देखेंगे, आप बहुत एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हैं, कि इंडियन इलेक्शंस बहुत बड़ा लेवलर होता है, सब चीज को बराबर कर देता है। आपके ईगो महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा तक बराबर कर दिया। महत्वपूर्ण सूचना हमारे पास आई है। राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक बना करके भेजा जाएगा महाराष्ट्र, जहां पर वो नए नेता का चुनाव होगा और जो भी शिवसेना के साथ बातचीत होनी है उस पर वो आगे की कार्रवाई करेंगे। और वेंकैया नायडू को महाराष्ट्र का पर्यवेक्षक बनाया गया है संसदीय बोर्ड की बैठक से। अभी अभी ये सूचना मिली है, बीजेपी संसदीय बोर्ड की जो बैठक चल रही थी। तो जी, तो मैं कंप्लीट करूं उसको। जी। तो बीजेपी चूंकि अपने हर मुद्दे पर जीत गई है, एक होता है ना कि एस्टैब्लिश हो गया, पब्लिक ने सपोर्ट कर दिया, इसलिए मैं कहता हूं बीजेपी शिवसेना के साथ में आने में कोई अड़चन नहीं है, एक्सेप्ट कि शिवसेना के कुछ बयान, क्योंकि जैसे चंद्रशेखर जी जैसे लोग हैं बहुत आहत हुए होंगे, और बीजेपी के बाहर भी लोग, तो कुछ तो शिवसेना करे उसको, बस यही एक इशू रह गया है। लेकिन एक बात और भी है, एक मुद्दा है कि बीजेपी के नहीं, वो प्रधानमंत्री है। बिल्कुल प्रधानमंत्री के बारे में देश में जो बात गई होगी। देखिए, अभी हम चलते सीधे अशोक रोड, जहां पर बीजेपी की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करेंगे। हम सीधे चलते हैं बीजेपी। आप सबके बीच में वितरित किया जाएगा। मूल भाव उस प्रस्ताव का इस प्रकार से था
कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव के नतीजों को जो हरियाणा और महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिया है और ये जो नतीजे आए हैं इसको विथ डीप सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी इसको स्वीकार करती है और इसका आदर करती है, इसका स्वागत करती है। भारतीय जनता पार्टी इस जीत का श्रेय के दृष्टि से हरियाणा के मतदाताओं का और महाराष्ट्र के मतदाताओं का धन्यवाद करती है कि उन्होंने भारी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता आदरणीय मोदी जी के कार्यक्रमों को और उनके सरकार जिस तरीके से केंद्र में चल रही है उनकी नीतियों को समर्थन करते हुए उन्होंने भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाई है। इसके साथ साथ इस प्रस्ताव में जो हमारे कार्यकर्ता और हमारे नेता दिन रात एक करके चुनाव में उन्होंने जो कार्य किया उसके लिए भी पार्टी सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करती है कि उन्होंने पूरी ताकत के साथ इस चुनाव को सफल बनाया है। एक बात स्पष्ट रूप से सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के सुशासन, विकास और प्रधानमंत्री जी पर विश्वास, the credible leadership of Narendra Modi ji and the programs undertaken by him in the past 4 months, which has taken care of all sections of the society, and they have been brought to the mainstream in such a short span of 4 months. इसके प्रति विश्वास जो देखने को मिला है वह उस प्रस्ताव में भी उसका वर्णन किया गया है और उसके दृष्टि से हरियाणा में और महाराष्ट्र की जनता ने उस पर मोहर लगाई है, यह उसमें से स्पष्ट रूप से उभर करके आता है। साथ ही साथ इट हैज बीन ए वंडरफुल ब्लेंड ऑफ द लीडरशिप ऑफ मोदी जी and the organizational skill of our national president Shri Amit Shah ji. It's a very good blend where organizational skill, संगठनात्मक कौशल अमित शाह जी का और जो उन्होंने फैसले लिए उन फैसलों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी दोनों ही प्रदेशों में पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ी और उन्होंने एक अपना स्थान प्रदेश में बनाया। तो इसको भी, इसके लिए भी हम जहां दोनों अपने नेताओं का धन्यवाद करते हैं वहीं कार्यकर्ता हर्षोल्लासित के साथ इस वर्डिक्ट को जहां एक्सेप्ट करता है वहीं पूरी ताकत के साथ वह पार्टी के साथ खड़ा होकर के इसको आगे बढ़ाने का संकल्प लेता है। इसके साथ साथ यह भी स्पष्ट हुआ है कि कांग्रेस हैज बीन रिड्यूस्ड टू द 3rd प्लेस। वह अपने कुशासन और भ्रष्टाचार के कारण 3रे स्थान पर पहुंच गया है। उसका वोट का जो इलेक्टोरेट बेस है वो श्रिंक कर गया है और यह इस बात को स्पष्ट बताता है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से अपना परफॉर्म किया है वह कुशासन उनका, उस कुशासन के कारण और भ्रष्टाचार से जो सरकार चलाई, फिर चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे वो हरियाणा हो, उसके कारण वो 3रे स्थान पर पहुंचे हैं। यह भी संसदीय बोर्ड ने इसको ध्यान में लिया है। संसदीय बोर्ड स्पष्ट मानता है कि हम दोनों ही प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना हम लोगों ने तय किया है। और इसके लिए महाराष्ट्र में हमारे पर्यवेक्षक जाएंगे और पर्यवेक्षक के दृष्टि से आदरणीय राजनाथ सिंह जी जो पूर्व अध्यक्ष हैं पार्टी के और हमारे वर्तमान में गृह मंत्री हैं वो जाएंगे और उनके साथ मुझे कहा गया है पार्टी की ओर से जाने के लिए, तो मैं उनके साथ जाऊंगा और महाराष्ट्र में हम सरकार बनाने अपना नेतृत्व तय करेंगे और उस नेतृत्व के बाद हम सरकार बनाएंगे। ये वहां का रहने वाला है। उसी तरीके से हरियाणा में आदरणीय वेंकैया नायडू जी जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं और उनके साथ साथ दिनेश शर्मा जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वो हरियाणा जाएंगे और हरियाणा में नेतृत्व का चयन करेंगे और उसका पर्यवेक्षक के रूप में वो जाएंगे और तत्पश्चात हम हरियाणा में भी सरकार बनाएंगे। यह संसदीय बोर्ड के दृष्टि से जो प्रस्ताव पारित हुआ और जो चर्चाएं हुई उसका विश्लेषण आपके सामने मैंने रखा है। ये स्थानीय
जो इकाई है हमारी हरियाणा के प्रदेश यूनिट और महाराष्ट्र के प्रदेश यूनिट, उनसे बातचीत करके तय करेंगे और उस अनुसार जाएंगे जल्द से जल्द। माइक से नहीं चाहिए रिपोर्टर्स को। देखिए, मैंने पहले कहा, पहले नेतृत्व का चयन होगा और उसके बाद उनकी सुविधा अनुसार और वहां की परिस्थितियों को देख करके हम शपथ ग्रहण के कार्यक्रम को तय करेंगे। दिनेश शर्मा भी हरियाणा जाएंगे। मैंने फिर कहा कि यह ऑब्जर्वर्स के लिए कहा गया है, वो अपनी इकाइयों से बातचीत करेंगे, पर्यवेक्षक जाएंगे, वो सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। देखिए, हमें तो कोई कॉल नहीं आई, न ही कोई संसदीय बोर्ड की तरफ से किसी ने कोई टेलीफोन किया है। हाँ, मुझे कोई कॉल नहीं आई। हमारे संसदीय बोर्ड के तरफ के में किसी ने भी कोई कॉल नहीं की। एक मिनट जी, देखिए, मैं कहूंगा कि जहां तक एनसीपी का सपोर्ट है, वो अनकंडीशनल सपोर्ट है, उन्होंने सपोर्ट किया है, इसको संसदीय बोर्ड जानता है। और जहां तक आगे सरकार बनाने का विषय है, पहले हम अपना नेता चुनेंगे और नेता चुनने के पश्चात फिर उसके बाद इस सारी कार्रवाई को की जाएगी। संसदीय बोर्ड में से किसी ने भी कोई फोन कॉल नहीं किया है। देखिए ना, संसदीय बोर्ड की बैठक में किसी ने भी फोन कॉल उनको नहीं किया है। देखेंगे। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा जो बता रहे थे कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में क्या क्या डिस्कशन हुआ और क्या फैसले लिए गए, जिसके मुताबिक राजनाथ सिंह को भेजा जा रहा है महाराष्ट्र, जहां वो शिवसेना से बात करेंगे और सरकार बनाने की भूमिका तैयार करेंगे। और वहीं वेंकैया नायडू जाएंगे हरियाणा, वहाँ पर विधायकों से बात करके अगला मुख्यमंत्री का चुनाव का प्रोसेस को वो करेंगे। और इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फ़ौरन हाजिर होते हैं और इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारी इस खास पेशकश बीजेपी का डबल धमाका में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावी नतीजों की, जहां पर दोनों ही जगह पर बीजेपी की सरकार बनना तय हो गया है। और अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने बीजेपी के तय किया है कि राजनाथ सिंह शिवसेना से बात करने के लिए महाराष्ट्र जाएंगे और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से वो बात करके अगली सरकार बनाने की जो ज़रूरी कार्रवाई है, प्रोसेस है, उसको अंजाम देंगे, बात करेंगे शिवसेना के साथ किस मुद्दों पर सरकार बनाने को लेकर के बातचीत होती है। और वेंकैया नायडू के साथ दिनेश शर्मा जो पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, वो हरियाणा जाएंगे और वहाँ पर विधायक दल का नेता चुनेंगे ताकि उससे मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जा सके। तो हमारे साथ स्टूडियो में हमारे वरिष्ठ सहयोगी कुमार राकेश मौजूद हैं, चंद्रशेखर राय बीजेपी से मौजूद हैं, राकेश पांडे और सुदेश वर्मा वरिष्ठ पत्रकार और बतौर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। तो सुदेश जी, किस तरह से आप देखते हैं, राजनाथ सिंह को भेजा गया है, वेंकैया नायडू को भेजा गया है, इतने कद्दावर नेताओं को भेजा गया है, दोनों राज्यों में भेजने का फैसला किया गया है, दोनों राज्यों में सरकार बनाने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए। खासकर राजनाथ सिंह को महाराष्ट्र भेजने का क्या मतलब है? देखिए, उद्धव के साथ बातचीत होगी, अभी ऐसा कुछ नहीं आया है। अगर आप पार्टी की दृष्टि से देखें तो राजनाथ सिंह को इसलिए भेजा जा रहा है कि वो पार्टी अध्यक्ष रह चुके हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन को जानते हैं। उनके साथ जेपी नड्डा जो बहुत एक्सपीरियंस जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी जा रहे हैं बीजेपी के। अब वहाँ जाके देखिए, सबसे पहला जो प्रक्रिया है वो क्या होगा, क्योंकि एक कयास ये भी लगाया जा रहा था कि बीजेपी का जो वहाँ की जो लेजिस्लेटिव विंग है उसका लीडर कौन होगा, वही मुख्यमंत्री बनेगा, उसी को लेके जाना पड़ेगा, अपने क्लेम को गवर्नर के सामने रखना पड़ेगा। ये सबसे पहली प्रक्रिया जो है इसको पूरा करेंगे। और इसी बीच मुझे लगता है कि शिवसेना से बातचीत भी होगी, क्योंकि शिवसेना भी हो सकता है किसी इंटरनली
ऑफिशियली ये बात नहीं आएगी पब्लिकली, लेकिन इंटरनली अगर शिवसेना आ रही है अभी तो वो भी चाहेगी कि मुख्यमंत्री ऐसा बने जिसको वो भी एक्सेप्ट करे, और वो बीजेपी दिखाना नहीं चाहेगी। लेकिन नॉर्मली यही होता है, बीजेपी वो गलती नहीं करेगी जो शिवसेना ने किया कि हम जिसको बोल दिए हैं वही बनेगा। तो जो एक्सेप्टेबल होगा, और क्योंकि शिवसेना को बहुत अच्छा डील इसमें मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मान लीजिए अगर आप 10% मान के चलते हैं जो मंत्री बन सकते हैं, तो 288 मतलब कोई 29 मंत्री बनेंगे, या 30 मान लीजिए इसको, तो 2:1 का रेशियो होगा, क्योंकि डबल आंकड़े हैं, तो 20 इनका होगा, 10 उनका होगा। और नेचुरली बीजेपी रखना चाहेगी होम मिनिस्ट्री अपने पास, फाइनेंस मिनिस्ट्री अपने पास, ये सब क्रूशियल मिनिस्ट्रीज है जो कांग्रेस ने भी रखा था अपने पास एनसीपी के साथ जब बने थे। तो अब शिवसेना को ये उद्धव तो अब नहीं रहेंगे, उद्धव बाहर रहेंगे और वही रोल करेंगे जो बाल ठाकरे करते थे। वो उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि बाहर से आप ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को देख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और ऑब्जेक्टिवली डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा, बीजेपी के सामने मेरे ख्याल में ये मुद्दा भी रहेगा कि किसी ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बनाया जाए जो उद्धव ठाकरे के सामने कमजोर ना पड़े, उसका जो कद है और ऐसा व्यक्ति जो, देखिए शिवसेना को भी गवर्नेंस एजेंडा को इम्प्लीमेंट करने के लिए साथ देना पड़ेगा। शिवसेना को अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो है कि वो बड़ी पार्टी हो, वो तो अब खत्म हो गई, वो नहीं हो सकता। हो सकता है कि क्या देखते हैं कि इतना एकदम से आसान है कि राजनाथ सिंह वहां जाएंगे, नेता चुनेंगे और शिवसेना से बात होगी? इसमें कुछ वक्त लगेगा, टाइम बाइंग होगा? वक्त लगेगा, तुरंत नहीं, 3-4 दिन तो लगना ही है अभी, क्योंकि शिवसेना भी समझ रही है। शिवसेना के बहुत मैच्योर्ड स्टेटमेंट आए हैं कि अगर उनको सरकार बनाना है तो पहले हमसे समर्थन मांगे, फिर हम सोचेंगे। ये एक वाकई ऐसे ही होता है, जो बड़ी पार्टी है, सरकार चूंकि आपको बनाना है, आपको जनता ने वोट दिया है, तो आपका ये कर्तव्य है कि आप सरकार बनाइए, उसके लिए जिसको आप सही समझते हैं आप जाके समर्थन मांगिए। तो ये प्रोसेस इनफॉर्मली होगा, पहले सारे सेटल हो जाएंगे और उसके बाद इसकी फॉर्मेलिटी की जाएगी। जो राजनीतिक मैच्योरिटी तो यही बोलती है, राजनीतिक मैच्योरिटी बोलती है। और पांडे जी, किस तरह से आप इसको? इसमें एक चीज़ महत्वपूर्ण ये लग रही है, जैसे आपने हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, एक अध्यक्ष को वहाँ भेजा, मुंबई भेजा, एक को हरियाणा भेजा, लेकिन नितिन गडकरी जी महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं और वो अध्यक्ष भी रहे, लेकिन उनको नहीं भेजा। तो ये क्योंकि उनके शिवसेना के भी संबंध अच्छे बताए जाते हैं, तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि उसमें राजनाथ सिंह जी को भेजा। वो बीजेपी का रूल है, देखिए रूल है, वो एक नियम है, कांग्रेस में भी है, जो जिस प्रदेश का होता है उसको वहां नहीं भेजा जाता है। मतलब एक फैक्शनिज्म के पार्ट वो ठीक है, लेकिन इस प्रकार इसमें मतलब क्योंकि अभी जितने कड़े बयान नितिन गडकरी जी ने दिए थे वो शायद दूसरे नेताओं ने शिवसेना के खिलाफ नहीं दिए। तो मुझे लगता है कि राजनाथ सिंह जी जब वहां जा रहे हैं, निश्चित रूप से नड्डा भी साथ में है, जगत प्रकाश नड्डा जो है महासचिव जी आप बता रहे हैं कि वहां पे बिल्कुल एक पहले अनौपचारिक लेन देन तय होगा, कितने मंत्री बनेंगे, कौन कौन सा मंत्रालय होगा, और इसमें यही दो, शिवसेना और भाजपा की अंततः सरकार वहां बनेगी, यही विकल्प है। जैसे अभी एक राकेश जी ने एक बात कही थी, मुझे अचानक याद आता है कि बहुत शुभ लक्षण है जो एनसीपी समर्थन दे रही है। मैं इससे कदापि असहमत हूं कि हमारे देश में ये एक बहुत मतलब इस प्रकार कूद के तत्काल सामने आ गए। कल तक आप उन्हीं के साथ थे, पांडे जी नहीं आए, ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, ये अंदर की बात है, ये अवसरवादिता बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल अंदर की बात है, अवसरवादिता नहीं है। प्रफुल्ल पटेल पिछले 3 महीने से जब से सरकार बनी है तब संपर्क में है। चुनाव के दौरान तारीफ की थी नरेंद्र मोदी की, शरद पवार भी कर चुके हैं। बोलने दीजिए, मोदी जी की तारीफ करना, मैं भी तारीफ सभी कर रहे हैं मोदी को, चुनाव के पहले, चुनाव के बाद नहीं, रिजल्ट के बाद नहीं, मोदी जी की नहीं है। हम एक जिन मानदंडों पर जिसकी आपको पता होगा, शरद पवार ने जिन मानदंडों पर उन्होंने पार्टी छोड़ी थी, अपनी बात मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना। तो नेताओं की आज भारतीय लोगों में विश्वसनीयता क्यों कम हो रही है? आप आज कल कांग्रेस के साथ खड़े थे, आपने सत्ता सुख वहां होगा, जैसे देखा कि आपने वहां पे सत्ता, ये कांग्रेस के सोचने की बात है, कांग्रेस नहीं, एनसीपी की बात कर रहे हैं भाई। आप उन्हें बोलने दीजिए, अपनी बात वो कह रहे हैं। इसी बात है कि आप क्या चाहते हैं कि आप ये क्या चाहते हैं, कल हम जिसके साथ जैसे सत्ता चली गई, जिसके बाद भाजपा के पास जब सत्ता आई तो एनसीपी तत्काल खड़े होकर हम समर्थन दे रहे हैं। ये कौन सा नैतिक दिखाएंगे जनता के सामने? ये जो उन्होंने आपने साथ राकेश बोलने नहीं, उन्हीं की बात कहने दी, मैं उन्हीं की बात अपनी बात कहेंगे, अपने उन्हीं की बात अपना कहेंगे ना, उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं कि एनसीपी जो बात है, जो हम इस पे कमेंट नहीं आपसे, हम कह रहे हैं इसीलिए
देख लीजिए उनके भाजपा के अध्यक्ष से तत्काल नकार दिया कि हम उनसे समर्थन नहीं ले रहे हैं। और दूसरा आरएसएस की तरफ से भी इस पर एतराज आया कि भाई आपसे कोई मांग नहीं, मान न मान मैं तेरा मेहमान। भाई जब कोई मान ही नहीं, हमें अंदर खाते नेताओं के सबके संबंध होते हैं, बिल्कुल रहे होंगे। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं राजनीति में तत्काल आ गए एनसीपी वाले, उनको 2 दिन इंतजार भी नहीं हुआ कि कल क्या होने जा रहा है। राकेश जी आप भी राकेश जी मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जो ये एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल का बयान आया, तो ये क्या एक अनायास बयान है या एक सोची समझी रणनीति के तहत है, या बीजेपी की तरफ से फैलाया गया है? दबाव बनाने की कोशिश एक तरह से ऐसा है, ये कहीं ना कहीं आपस में हो सकता है शिवसेना को दबाव में लिया जाए, पांडे जी, लेकिन जब जनता जो है उस पे उसको दबाव नहीं लेना देना। पांडे जी मैं उसी मुद्दे की आपने जो बोला, नहीं आपने जो बात कही कि ये जो अनायास स्टेटमेंट आया है बयान प्रफुल्ल का, मैं इससे बिल्कुल सहमत। मैं कह रहा हूं नहीं आया, मैं तो कह रहा हूं नहीं आया, ये एक दिलाया गया। मैं तो दिलाया नहीं गया। आप पूरी बात को सुन लीजिए। फैक्ट, हम लोग ऐसे पब्लिक फोरम में बैठे हैं, एक टीवी चैनल सामने बैठे हैं, ये पूरे देश में देखा जा रहा है। जो हम लोग बात कर रहे हैं ये सच है जो उजागर करनी चाहिए हम मीडिया के लोगों के। आप भी मीडिया से जुड़े हैं और सब दोनों पॉलिटिकल पार्टी के गतिविधियों को करीब से देखा है कि किस तरह निर्णय होते हैं, किस तरह फैसले होते हैं, फैसले को कब कहां किन परिस्थितियों में बताया जाता है और सुना जाता है। जहां तक प्रफुल्ल पटेल के एनसीपी के नेता हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने देश के साथ क्या किया नहीं किया सबके सामने है। कितना आचार नहीं, अब हम उस पर बात करें तो उनका जो बयान है, क्या आपको लगता है कि वो बीजेपी के साथ सांठगांठ की वजह से शिवसेना पर ऐसा है? इसमें थोड़ा सा इतिहास बनना जाए शिवसेना के। मैं उसी पर बात फोकस कर रहा हूं कि ये बात पिछले जब चुनाव की घोषणा हुई, जब चुनाव लड़े जा रहे थे, तो पहला आपको याद होगा कि शरद पवार का स्टेटमेंट आया नरेंद्र मोदी के प्रति, फिर उनके महासचिव और जो उनके कोषाध्यक्ष रहे हैं प्रफुल्ल पटेल का बयान आया कि उनको कोर्ट ने मुक्त कर दिया है। सब पुरानी बातें हैं। सुन लीजिए, मैं रेफरेंस मैं उसी बात पे आ रहा हूं पांडे जी कि वो जो बयान है उसी के रेफरेंस में है, कहा गया कोर्ट ने इनको बरी कर दिया। नहीं है तत्काल जरूरत नहीं थी, नहीं तत्काल जरूरत थी नहीं, वो भाजपा। चलिए ठीक, पांडे जी वो तत्काल जरूरत थी या नहीं थी वो अलग मुद्दा है, लेकिन जो ये एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल का बयान आया है, बिना शर्त समर्थन की बात आई है, ये अनायास कति नहीं है। इसके पीछे सोची समझी रणनीति आपके बात कन्वे हो गई, कन्वे हो गई। सुन लीजिए, नहीं ये बात जो है जब बीजेपी शिवसेना गठबंधन टूटा था और ये जो टूटने के पीछे उसके बाद इनका प्रभाव मंडल जो कांग्रेस और एनसीपी का टूटा, दोनों इस ताक में थे कि स्वतंत्र हो गए, अपनी अपनी शक्ति अपनी अपनी औकात। सबको पता है, उसमें बात सिर्फ इतनी थी कि आपका यह मानना है कि जो प्रफुल्ल पटेल का बयान आया है वो चूंकि बीजेपी के नेताओं के साथ संपर्क में है और कहीं ना कहीं शिवसेना को घेरने के लिए एक रास्ता मुद्दा यही है। एक मिनट सुदेश से कमेंट ले लेगा फिर आपके पास आता है। राकेश पांडे जी जो बोल रहे थे, इन्होंने एक बात उठाई मोरालिटी की। हाँ, बिल्कुल। मैं आपको बताऊं एनसीपी ने कब बोला कि पॉलिटिकल मोरालिटी के वो स्वरूप है? नहीं बात वो है नहीं, बात एनसीपी सोनिया गांधी के एनसीपी जो है, मैं इस बात का आक्षेप करना चाहूंगा। एनसीपी आपको पता है कि कितने स्कैम्स, कितने चार्जेस लगे, यहां पर भी उनका गवर्नेंस से बहुत क्वेश्चन मार्क लगे। उन्होंने पॉलिटिकल मोरालिटी की ठेकेदारी कभी नहीं की, वो सिर्फ पॉलिटिकल प्रफुल्ल पटेल पे सैकड़ों करोड़ रुपए घोटाले का आरोप लगा। यही कह रहा हूं, मैंने भी यही कहा, बीजेपी ने उनके समर्थन को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी पॉइंट लिया। हाँ, तो उन्होंने बिल्कुल नकार दिया उसको। मुझे लगता है कि मुझे भी नकारा भी नहीं, नकारा भी नहीं उन्होंने। आप प्रफुल्ल पटेल का बयान को ध्यान से सुने। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ मैंडेट मिला है, हम उनकी जीत को स्वीकार करते हैं, एक बात। दूसरी उन्होंने कहा चूंकि अभी वहाँ संख्या कम है, हम बाहरी तरफ से मतलब बिना शर्त के समर्थन देते हैं। अब इस पे भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई है जिसमें उन्होंने कहा हो कि हम आपसे समर्थन लेते हैं। मना कर दिया। नहीं, मैं वही बात कह रहा हूँ। इस विषय पे इतनी लंबी चर्चा, और उसके बाद संघ का भी बयान आ गया कि अगर उनसे आप साथ लेते हैं तो अच्छा नहीं होगा, मतलब कहीं ना कहीं उनको महसूस होता है। मेरा ये कहना है कि आज संख्या के आधार पे ये निश्चित हो चुका है कि किसी न किसी पार्टी को समर्थन लेना बहुत जरूरी है। शिवसेना के संग हमने गठबंधन तोड़ा नहीं, वो एक मजबूरी थी कि चुनाव के समय में सीटों का बंटवारा न होने की वजह से टाइम से उस समय हम लोग चुनाव लड़ लिए।
न हमने केंद्र में छोड़ा, न नगर पालिका महानगर पालिका में छोड़ा है। हम तो ये मान के चलते हैं कि शिवसेना हमारे साथ में है। शिवसेना वेट कर रही है इस बात का कि हम उनसे समर्थन मांगे। इसके लिए पार्टी के बड़े पदाधिकारी, जो राष्ट्रीय जो टीम के लोग हैं, जो मतलब जो सेंट्रल बॉडी में जो उसमें एक रास्ता निकाला जा रहा है जो चुनाव के बीच जो तलखियां हुई, जी, कमेंट सभी मुद्दों पे बात होगी और मुद्दों पे बात होने के बाद जो निर्णय होगा वो सामने आ जाएगा। तो मुझे लगता है ये बहुत जल्दबाजी का विषय है कि हम इस पे भी इतनी लंबी चलिए एक ये बात ठीक है। अब सुदेश, हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। महाराष्ट्र में चूंकि सरकार बनना तो तय हो गया है, कौन कौन से चेहरे हैं जो उभर के सामने आ सकते हैं मुख्यमंत्री पद के लिए? कई नाम हैं। देखिए, विदर्भा से चाहेंगे तो नेचुरली आपके जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं फडणवीस वो आगे हैं। अगर आप चाहेंगे ओबीसी चेहरा और आप चाहेंगे मराठवाड़ा में आप बहुत स्ट्रांग हो, जो गोपीनाथ मुंडे का बेल्ट है, और आप चाहेंगे एक नया चेहरा उसको लीड करे, न कि कोई ऐसे, क्योंकि आपको ये भी देखना पड़ेगा आप ब्राह्मण लीडरशिप देंगे या ओबीसी देंगे या मराठा देंगे, ये भी आप सोच सकते हैं राजनीतिक तरीके से। तो पंकजा मुंडे भी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो सकती हैं। बाकी एकनाथ खड़से हैं, बाकी लोग हैं ही। और लेकिन मुझे नहीं लगता, 3 नाम सशक्त हैं। मुझे नहीं लगता राकेश जी की कहीं से भी ना एक जो कयास हुई कि यूनियन मिनिस्टर जो उनको भेजा जाए, पहले कयास लगी थी, लेकिन आज बहुत से नेता ने बोला कि नहीं, कई नेताओं की बात आज आई है कि साहब सेंटर से किसी को नहीं भेजा जाएगा। ये एक अच्छा संकेत है, क्योंकि एमएलए जो हैं, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की, तो जो एमएलए है उसी में से चुनना चाहिए। केंद्र से भेजा जाएगा तो कांग्रेस संस्कृति का अनुकरण कहा जाएगा। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, और राजनाथ सिंह को भेजने का मतलब ही है कि वहाँ एक ऑब्जेक्टिव डिसीजन लिया जाए सिचुएशन के मुताबिक, क्योंकि राजनाथ सिंह बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी है। देखिए, वहां से आप अमित शाह भी अलग हैं फॉर्मली, और नरेंद्र मोदी जीत के दे दिया कि अब उसको आप एक ऑब्जेक्टिव तरीके से ऐसा लाइए डिसीजन जो क्वेश्चन मार्क न लगे। तो मुझे लगता है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है। तो अगर बीजेपी कुछ भी गलत करेगी तो आप भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, हम भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, जैसे हम लोग कांग्रेस पर लगाते हैं। फोरम में कोई भी चीज छुपती नहीं है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि 3-4 दिन लगेंगे ये सारे प्रक्रिया में। एक मुश्किल एक टिपिकल टास्क है एक सर्वसम्मति वाला नाम चुनना, क्योंकि वहाँ भी कई गुट हैं और सब गुट के अपने अपने हैं। फिर आरएसएस का दबाव भी होगा, आरएसएस की पसंद भी होना चाहिए। क्यों राकेश जी? इसमें आपने विश्लेषण किया, जो मुझे भी लगता है कि ना नाम चुनना, जैसे मराठवाड़ा वहाँ पे एक मराठी अस्मिता का महाराष्ट्र में बहुत बड़ा राजनीति बोलबाला है, एक हमेशा एक विषय रहता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि चूंकि कोई इस पर मराठा, चूंकि शिवसेना भी मराठाओं की राजनीति करती है, तो मुझे लगता है कि शायद ये किसी मराठी उसकी अस्मिता को करने के लिए ये किसी मराठवाड़ा के व्यक्ति को ये मुख्यमंत्री बनाएंगे। और दूसरी बात जो है, एक उत्तर भारतीयों को भी जो इस बार बहुत वोट मिला है। देखिए, मतलब जो आप अगर निजी रूप से महाराष्ट्र संपर्क करेंगे, जो इतनी बड़ी भाजपा की एक सीटें बढ़ी हैं, उसमें उत्तर भारतीयों का बहुत बड़ा जो उत्तर प्रदेश की वोट थी, जैसे पूरा आप देखिए 72 सीट लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में पा गए, वही सब लोग बंबई में बैठे उन्हीं के रिश्तेदार हैं। तो वो एक बहुत बड़ा एक वर्ग है उत्तर भारतीयों जो कि बंबई में रहता है, उन लोगों की भी भाजपा की सरकार बनवाने में बहुत बड़ी भूमिका है। तो देखिए, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त जो मंत्रालय मिलते हैं उसमें भी उनको क्या स्थान मिलता है, कि एक बहुत बड़ी बात है कि उत्तर भारतीयों किस प्रकार से आती है भाजपा वहां पर महाराष्ट्र में। जी, तो कुल मिलाकर बैलेंस बना के चलना, हाँ बिल्कुल पढ़ना ही पड़ेगा। रीजनल बैलेंस बनाना। विदर्भ में जैसे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है, तो उसमें पार्टी आगे कैसे बढ़ती है, इसलिए मुझे लगता है कि जो मराठा क्षेत्र से ये मुख्यमंत्री को ही देंगे। जी, कुमार राकेश जी, आपको क्या लगता है कि कौन कौन से मजबूत दावेदार इसमें नहीं? अभी जो सुदेश वर्मा जी बात कर रहे थे, 3 नाम चर्चा में हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 3 नाम के अलावा कुछ और नाम हो सकते हैं जो कि चर्चा में नहीं है, जो भाजपा की एक विशेष रणनीति होती है। पंकजा ने कह चुकी है कि मैं दावेदार हूँ। नितिन गडकरी भी के मन में इच्छाएं हैं, प्रकाश जावड़ेकर भी जाना चाहते हैं, उनके मन में दबी इच्छाएं हैं। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन नहीं बनना चाहेगा? बड़ा नहीं, मैं दबी इच्छा की बात कर, लेकिन एकनाथ खड़से, देवेंद्र फडणवीस, तीनों के नाम चर्चा में आए हैं। इनके अलावा कुछ ऐसे निष्पक्ष नाम भी हो सकते हैं जो कि संसदीय बोर्ड में
जहाँ तक मेरी जानकारी है चर्चा हो चुकी है, उसको प्रक्रिया के बाद जो एक उनकी विधिवत प्रक्रिया, उसके बाद उसकी घोषणा की जा सकती है और घोषणा होगी वहीं जाकर के एक अनोनिमस, चूंकि एक नेतृत्व का मामला है और एकल नेतृत्व का मामला है, तो उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है इनके अलावा। चूंकि बड़े यदि जाएंगे तो कंफ्यूजन होगा, पंकजा का नाम भी है, गोपीनाथ मुंडे होते तो कोई ऐसी बात नहीं थी, एकनाथ खड़से भी दावेदार रहे हैं, देवेंद्र की बात कही गई कि महाराष्ट्र में देवेंद्र, दिल्ली में नरेंद्र, उसकी भी चर्चाएं चली, इसलिए मुझे लगता है इतनी चर्चा हो गई है, इससे इतर नाम भी हो सकते हैं, उस पर फिर सबकी सहमति होगी, तब जाके बात जो बनेगी। प्रक्रिया होगी नेता चुनने की, जो एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है कि विधायक बैठेंगे और उनसे पूछा जाएगा कौन किसको नेता मानते हैं, बीजेपी में क्या उसका तरीका है? देखिए, अभी आपने संसदीय बोर्ड की जो बैठक खत्म हुई है उसके बाद जो निर्णय लिया गया है, जिसमें माननीय राजनाथ जी और श्री जेपी नड्डा जी वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जाने का एक कारण यही है जी कि सभी विधायकों से बैठ करके बात हो, चर्चा हो और एक निर्णय हो। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं संख्या बल की तो बात होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक और विशेष मैं बात बताना चाहूँगा कि वो कास्ट फैक्टर का कॉम्बिनेशन नहीं बनाएगी जी कि भाई हम इसको मराठा ज़्यादा है तो मराठा बना दें या विदर्भ में ये हुआ तो ऐसा कर दें। मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी ऐसे व्यक्ति का निर्णय लेना चाहती है उस जगह पर जो पूरे प्रदेश को बांध के रखे, गठबंधन को मजबूती से लेके चले और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जो अभी जो मोदी ने बात की, क्योंकि ये एक छोटा विषय नहीं है, मेक इन इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल सेक्टर के अंदर जिस तरह से हम लोग बढ़ने की बात कर रहे हैं, उस सब चीज को देखते हुए जो व्यक्ति वहां सुटेबल होगा इस काम के लिए, वो निश्चित रूप से उनको लिया जाएगा। कौन हो सकता है सुटेबल? अभी ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पार्टी में एक दो लोग नहीं है, ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसी के लिए निर्णय लिख लिया। अगर ऐसा निर्णय होता कि कोई व्यक्ति को नाम लिया तो शायद अमित शाह जी इसकी घोषणा कर चुके होते। जैसे केंद्र में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पहला चुनाव हुआ है 2 राज्यों में और दोनों जगह बीजेपी की सरकार बन रही है, तो बीजेपी का इतिहास को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, पोस्ट नरेंद्र मोदी और प्री नरेंद्र मोदी। तो ये पहला चुनाव होगा। जैसे कांग्रेसी कल्चर रहा है कि एक नाम सेंटर से तय होकर जाता है, विधायकों से पूछा जाता है कि भाई आप क्या क्या है, मैडम तो ये नाम चाहती हैं, अब आप अपना बताइए, तो इनफॉर्मली। तो क्या कांग्रेस, क्या सुदेश जी, क्या इस बात की कितनी संभावना है कि जैसे कि राकेश जी ने बताया 2-4 नामों पे संसदीय बोर्ड में चर्चा हुई है, तो इस बात की कितनी संभावना है? आप देखते हैं कि साहब नरेंद्र मोदी यहाँ से तय करके भेजेंगे और वहाँ उसे विधायकों से चुनवा दिया जाएगा। देखिए, नरेंद्र मोदी की जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी है, आपको भी पता है यूसुफ भाई, कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो पार्टी के इंटरेस्ट के खिलाफ जाए। उनको भी राजनीतिक समझ है कि पार्टी के हित में क्या है, क्योंकि नरेंद्र मोदी तभी बढ़ेगा जब पार्टी बढ़ेगी, और वहाँ पार्टी को कैसे बढ़ाना है इस पर चर्चा होनी है। वहाँ पर किसके आने से पार्टी कंसोलिडेट होगी, क्योंकि बीजेपी आज सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी है, कल इसको और 20 सीट की जरूरत पड़ेगी खुद मेजोरिटी लाने के लिए। तो अगला रणनीति जो तय होगा वो लीडरशिप बहुत कुछ डिसाइड करती है। जब जैसे आपने बताया, आप पिछले सेशन में बता रहे थे कि पृथ्वीराज चौहान तो लीडर होने लायक थे ही नहीं, शायद कोई और व्यक्ति जाता तो कुछ अच्छा हो सकता था। तो बार बार मांग भी उठी, बदलने की बात भी हुई। तो मुझे लगता है कि कोई भी निर्णय वहाँ होगा वो बीजेपी के फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी के तहत होगा और शिवसेना को भी एडजस्ट करने के लिए होगा, क्योंकि शिवसेना अगर बीजेपी को उतनी मेजोरिटी मिल जाती तब तो कोई बात ही नहीं थी, बीजेपी अपना पूरा सिक्का खेल सकती थी, विदर्भा का सिक्का खेल सकती थी। अब इसके हाथ थोड़े बंद गए हैं, तो मुझे लगता है शिवसेना को भी कॉन्फिडेंस मिलेगी, क्योंकि शिवसेना इन अपोजिशन इज डेंजरस। शिवसेना आपके साथ बंध के रहे तो पूरे देश के लिए अच्छा है। दहाड़ता वो शेर है, शेर को छोड़ देंगे तो फिर तो वो कुछ ना कुछ खुराफात तो करेगा जी। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि एक नेता का चुनाव करना बीजेपी के लिए एक ठीक ठाक चैलेंज है, मतलब एक केक वॉक टाइप का नहीं है। नहीं, और अच्छा बात है कि राजनाथ सिंह जा रहे हैं, जेपी नड्डा जा रहे हैं, जो महाराष्ट्र की राजनीति को ऑब्जेक्टिवली देख सकेंगे, बाहर से देख सकेंगे, पार्टी के इंटरेस्ट में देख सकेंगे। क्योंकि कोई भी महाराष्ट्र का नेता जाता तो अपने किसी नेचुरल टेंडेंसी है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि आप अपने जिसको जानते हैं या आपको जो फायदा करे उसको आप समर्थन दें। तो एक बहुत अच्छा मुझे लगता है लीडरशिप इमर्ज करेगा। कौन इमर्ज करेगा बोलना बहुत मुश्किल है। मैं राकेश जी से पूरा इत्तेफाक रहता हूँ, कोई ऐसा चेहरा भी इमर्ज कर सकता है जिसके बारे में हम सोच ही नहीं रहे हों। जी नहीं, इसमें एक चीज़ और बड़ी महत्वपूर्ण है कि चूँकि मोदी जी ने कहा कि उसको शंघाई बनाना है, तो अब चूँकि सरकार भी बन रही है भाजपा की, दायित्व भी बढ़ गए हैं,
तो अब ये देखना है कि वो इसके विकास को यहाँ की पूरा बाहर से एफडीआई यानी बहुत सारे जापान चाइना कई लोगों से बात हुई है कि तो ये भी देखना है कौन सा सूटेबल चेहरा होगा वहाँ पर कि जो मोदी जी के हिसाब से विकास के सारे कार्यों को पूरा करेगा, क्योंकि मुंबई जो आर्थिक राजधानी है देश की और पूरा जो विदेशी विनिवेश आना है वो भी मुंबई के एक उसकी पूरी रूपरेखा बदलनी है पूरी। तो अब इनके लिए आसान है ये चूंकि वो सिद्ध करना है, तो मुझे लगता है कोई अपनी कंफर्ट जोन जैसे कहते हैं ना कि कोई ऐसा आदमी रखेंगे कि जो मोदी जी के साथ भी सहज रहे। लगे हाथों हम हरियाणा भी डिस्कस करें। हरियाणा में भी कई नाम फिजाओं में हैं और हरियाणा में भी वेंकैया नायडू को भेजा जा रहा है नेता का चुनाव करने के लिए। वहाँ तो यही एक मसला है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा उसको लेकर के। तो हरियाणा में कौन हो सकता है? ये मुझे लगता है कि हरियाणा में ना जिस तरह का मैंडेट बीजेपी को मिला है, बीजेपी शायद इससे बचने की कोशिश करेगी कि वो जाट पॉलिटिक्स या नन जाट पॉलिटिक्स में फंसे, क्योंकि हरियाणा ने इससे ऊपर उठ के वोट दिया है और वहाँ पर आपको गवर्नेंस बहुत जल्दी डिलीवर करना पड़ेगा क्योंकि पूरा मैंडेट मिला है। तो मुझे लगता है एक व्यक्ति जिसका नाम कहीं आ नहीं रहा है, और मैं चूँकि उनका बैकग्राउंड जानता हूँ कि वो मोदी जी के बहुत करीब रहे थे और उनको एमएलए का लड़ाया गया, वो थोड़े बुजुर्ग हैं, मनोहर लाल खट्टर। नहीं, नाम सबसे पहले आ रहा है, चर्चा के बारे में बहुत ज्यादा नहीं है, लोग कैप्टन अभिमन्यु और बाकी लोगों के वो भी नाम चर्चा में है। लेकिन ये जो नाम है ना, मुझे लगता है ऐसा कोई डार्क हॉर्स जो मोदी जी इस पर ट्रस्ट कर सके, क्योंकि मोदी जी ने वहां बोला था कि हरियाणा का नया मॉडल देंगे। और ये भी देखना पड़ेगा कि ऐसा कोई लीडर ना हो जब वहां के कास्ट इक्वेशन को हिला के रख दे। बीजेपी बहुत मुश्किल से ऐसा अचीव कर पाई है कि जहां से हर तबके का वोट उनको मिला है। तो गवर्नेंस एजेंडा को बढ़ाने वाला वहां भी एक नेतृत्व आएगा, वो भी हो सकते हैं। हो सकता है कोई नया चेहरा है, जैसा राकेश जी बता रहे हैं, हर जगह हो सकता है। नहीं, उसमें जो 5 नाम हैं चर्चा में जो पहले आए थे कि मनोहर खट्टर टॉप पे हैं, जैसा आपने बताया, और संघ के द्वारा समर्थित हैं और संघ की पहले चलती रही। हालांकि मोदी जी उन बातों के लिए चलते हैं। उसके अलावा ओम प्रकाश धनखड़ हैं, रामविलास शर्मा हैं। हालांकि 2 नाम अनिल विज के और इनके कैप्टन अभिमन्यु के नाम है, लेकिन वो नाम चर्चा के लिए सिर्फ है। मुझे लगता है 3 नाम जो हैं सीरियस नाम है, ओम प्रकाश धनखड़। ये भी चर्चा है कि सुषमा स्वराज को भेजा जाएगा, लेकिन केंद्र की बात नहीं है और भेज नहीं रहे हैं, नहीं भेजा जाएगा। तो ये 3 नाम मुझे लगता है गंभीर नाम है। उसके अलावा आप जो भी आम सहमति से बात बनेगी वो किया जाए। तो एक फाइनल कमेंट चंद्रशेखर जी से लेते हैं और इस प्रोग्राम को। मैं तो फिर वही बात कहूँगा, क्योंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जो निर्णय लिया है, माननीय वेंकैया नायडू जी और दिनेश शर्मा जी वहाँ गए हैं, थोड़ी देर में, मतलब मुझे लगता है कल या परसों तक ये निर्णय हो जाएगा और उसी हिसाब से फिर हम लोग चर्चा करेंगे। जी, बहुत सही बात आपने कही कि 2 वरिष्ठ नेता बीजेपी के हरियाणा गए हैं और 2 वरिष्ठ नेता बीजेपी के महाराष्ट्र जाएंगे इन्हीं गुत्थियों को सुलझाने के लिए। स्टूडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को खत्म करते हैं। कल आपसे मुलाकात होगी 8 बजे न्यूज़ 9 में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।